हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए यहाँ पे लगभग मैं इसमें 100 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये सारे प्रश्न बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपको बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार देखिए जरूर, और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जो प्रश्नों का लेवल है वो किस प्रकार का है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न क्या आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र का संज्ञा दिया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है कि बिहार के किसी भी एग्जाम में एक 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को किसने यहाँ पे षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सर जॉन के। इसका आंसर आपको याद रखना है, आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आपको जो पूछिए। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति में पूछा गया कि किस वर्ग के लोग जो थे ना वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, यानी कि भाग नहीं लिए थे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि खेतीहर मजदूर जो थे वो भाग लिए थे, कृषक लोग भी भाग लिए थे, जमींदार लोग भी भाग लिए थे, लेकिन यहाँ पे भाग नहीं लेने वाले जो व्यक्ति थे वो साहूकार लोग थे, जो कर्ज देते थे लोग। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल 2। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को ध्यान में देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे केवल सी में दिया है 2 को, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार पुलिस भी इसी तरह के प्रश्नों को पूछता है, कथन और कारण के आधारित प्रश्नों को ही पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। देखिए आपसे प्रश्न जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तीसरा प्रश्न की जो पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। अब बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था वो बिहार के किन किन जिलों में किस क्रम में आवंटन होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा सबसे पहले रोहिणी में हुआ, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। तो इसका आंसर आपको याद रखना है बिहार के रोहिणी जिले से शुरू और यहाँ पे आपका जगदीशपुर तक इसका विस्फोट होते चला गया। तो आपको बी याद रखना है। चलिए देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताना है। देखिए एक ऐसी जनजाति हुई जिन्होंने मानव बलि प्रथा को प्रचलित किया था। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी से हो जाएगा, खोंड जाति। देखिए मैं आपको बता दूं खोंड जाति के लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे कि मानव को ही बलि चढ़ा दिया करते थे। तो इसे अंग्रेजों ने रोक दिया और इसी के विरोध में इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ विरोध कर दिया। तो वो जाति जो है वो खोंड जाति है, याद रखिएगा। चलिए देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसका स्थापना जो 1924 में किया गया, और आपको याद रखना है सचिंद्र सन्याल जी इसका सचिंद्र सन्याल जी इसका स्थापना करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया आपके सामने। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला का नाम पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर डी से हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि ये जब कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी तो 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता किया था, और वो जो था 33वां नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है सितंबर 1873 में यहाँ पे ज्योतिबा फुले जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया। तो ज्योतिबा फुले आपको याद रखना है जी। देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो दोस्तों इससे पहले आपको याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो 1905 में। यहाँ से एक प्रश्न आपका ये बन गया। अब आपसे पूछ रहा है कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उस समय यहाँ से किस वर्गों ने इसमें भाग नहीं लिया, यानी कि अप्रभावित रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि कृषक लोग और यहाँ पे आपका मुसलमान लोग, ये लोग जो थे यहाँ पे इससे अप्रभावित रहे। तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए देखिए 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लिंग की स्थापना से नहीं था। तो बताना है आपको कि होम रूल लिंग की स्थापना किसने निर्माण करते हुए उसमें भाग नहीं लिया था। तो आपको मैं बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक पार्टिसिपेट किए थे, एनी बेसेंट ये भी की थी,
और यहाँ पे एस सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, ये इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है HS ऑलकॉट, ये जो थे इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो थे मैडम ब्लैकस्टी के सहयोग से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो होता है इनके और मैडम ब्लैकस्टी के सहयोग से होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे प्रश्न है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होता है। तो हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात करने की बात आ रही है, तो आप याद रखिए महात्मा गांधी विचार रखते थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करता है। तो सही क्रम बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें चोरी का कांड होता है, उग्र लोग भीड़ द्वारा पुलिस की थाना को जला दिया जाता है। फिर गांधी जी क्या करते हैं कि अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, उसको से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ इसका क्रम 1 2 3 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है 1 में दिया गया है। आपको मैं बता दूं चौरी चौरा कांड जो था वो कब हुआ था, तो 1922 में, ये भी आपको याद रखना है 4 फरवरी। देखिए यहाँ पे पूछा गया 12 नंबर का प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। तो आपको याद रखना है खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, और आपको डेट याद रखना है 1929 में किया गया था। ये डेट भी आपको याद रखना है खुदाई खिदमतगार का। चलिए देखिए 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि एम एन रॉय जो थे वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने थे। ये देखिए यहाँ पे आपसे 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ। देखिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 14वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर यहाँ पे 1927 में किया गया था, तो ये सी सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है। तो चलिए पढ़ते हैं। कथन ए कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, तो ये बात सही है। अगला पढ़ते हैं। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ये बात गलत है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है, तो उसको इस ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कथन ए सत्य है। देखिए यहाँ पे कथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आपसे। प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है आनंद पांडे जी जो थे वो बिरसा मुंडा के यहाँ पे गुरु थे। देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो आपको याद रखना है संथाल लोग जो थे अपना सरकार निर्माण कर लिए थे 1857 की क्रांति से पहले 1855 और 56 के समय में। तो वो जगह था भागलपुर और राजमहल। याद रखिएगा संथालों ने सबसे पहले यहाँ पर अपना सरकार शुरू कर लिया था। चलिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका। 1830 के समय में पटना जो नगर था वो किसका केंद्र बना हुआ था। तो आपको याद रखना है बहावी आंदोलन का केंद्र बना हुआ था, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। चलिए देखिए 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि 1866 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। तो देखिए नील खेतिहर की अगर बात है ना बिहार में, तो आपको याद रखना है बस चंपारण, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह कब होता है ये भी आपको याद रखना है 1917 में होता है, महात्मा गांधी शुरू करते हैं। ये देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पूछा हुआ है, तो 1934। ये डेट आपको याद रखना है, कहीं कहीं इसमें मेंशन करके कुछ मिस्टेक देखने को मिलता है, लेकिन 1934 आप याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार जो है वो यहाँ पे आपको याद रखना है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्रकाशित ऊर्जा यानी कि प्राप्त ऊर्जा ही सबसे बड़ा क्या है संग्रहागार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जी हाँ, देखिए 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो बिजली का जो खपत होता है उसका बिल जो है किसके मापन पर आधारित होता है, इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि वाट पर आधारित होता है, तो केवल इसका यहाँ पे आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए वोल्टेज, ओम, एम्पियर से कोई मतलब नहीं होता है बिजली के बिल में, बस वहाँ पे क्या देखना है, वाट के द्वारा मापा है, कितना वाट आपका बिजली का बिल है उसको ध्यान में रखते हैं। तो इससे आंसर यहाँ पे आपका केवल एक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस का नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, तो इसका आंसर आपका डी से ही हो जाएगा। देखिए साइंस के भी प्रश्न इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु का नाम बताना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, तो आप याद रखिएगा यूरेनियम इनमें सबसे भारी धातु है। और आपको बता दूं कि भारत में यूरेनियम जो है जादूगोड़ा में पाया जाता है, और विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करने वाला देश का नाम है कजाकिस्तान। याद रखिएगा, कजाकिस्तान, ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रकार से आपको पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धातु, सबसे भारी धातु का नाम बताइए, तो आपको याद रखना ओस्मियम, ओस्मियम होता है ओएस, याद रखना है ये भी आपको। जी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया। प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। देखिए जल जो कठोर होता है उसका स्थायी कठोरता का कारण क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता दूं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से वो क्या होता है, स्थायी कठोरता होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होता है। चलिए देखिए 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि सर्वदाता रक्त का ग्रुप कौन सा है। तो सर्वदाता पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है ओ जो होता है ना, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन यहीं पे आपको ए भी जो दिया है ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो सर्वग्राही, ये भी आपको याद रखना है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो ए भी होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था कब। तो याद रखिएगा इसका आंसर यहाँ पर सी से ही हो जाएगा। चलिए देखिए 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम पूछा हुआ है। देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम पूछा है, तो आपको याद रखना है सिकुआ, सिकुआ ये जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। चलिए देखिए 29 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो अधिकतम प्रोटीन वाला यहाँ पे खाद्य के बारे में बताना है, तो सोयाबीन, ये सब आपको पता है कि सोयाबीन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए मृदा के अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन से आपको छांट के बताना है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो दिया है वन रोपण, देखिए वन रोपण के माध्यम से मृदा को रोका जा सकता है। चलिए देखिए 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी, देखिए उस पक्षी का नाम बताना है जो न्यूजीलैंड एक देश है वहाँ पाई जाती है और वो उड़ नहीं सकती है। तो याद रखिए कीवी, कीवी एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है। जी देखिए 32 नंबर का प्रश्न पूछा है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों। तो आपको याद रखना है साइंस का प्रश्न है। तो समुद्र जो नीला दिखाई पड़ता है इसका रीजन है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 33 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती। देखिए ओस जो आता है ठंडी के दिनों में, उस समय अगर तेज हवा अगर बह रही हो तो ओस क्यों नहीं बनता है, ये पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी से हो जाती है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको ए याद रखना है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। चलिए देखिए 34 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर आपको देखना है तो आपको याद रखना है पुष्प, किसी भी पौधे का जीवन चक्र के वजह से सबसे जो लंबा यहाँ पे महत्वपूर्ण अंग हो जाता है वो पुष्प हो जाता है, क्योंकि पुष्प से ही बीज बनता है और बीज से फिर नए पौधों का निर्माण होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखिए 35 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि आर्कियोपेटेरिक्स क्या है। तो आर्कियोपेटेरिक्स जो है ना, ये याद रखना है जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि एस्पिरिन है, एस्पिरिन एक प्रकार का एंटीसेप्टेरिक है, एंटीपिरेटिक है, याद रखिएगा एंटीपिरेटिक, याद रखिएगा। 36वें का आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 37 नंबर का प्रश्न पूछा गया अपमार्जक क्या है। देखिए साबुन चैप्टर आप पढ़े होंगे 10th क्लास में साइंस में, तो पूछ रहा है अपमार्जन यहाँ पे क्या है। तो आपको याद रखना है 37वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि शोधन और अभिकर्ता का काम करता है यहाँ पे अपमार्जक, तो इसका आंसर यहाँ पे शोधन और अभिकर्ता याद रखना है। चलिए देखिए 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। देखिए 38वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है, तो मैं बता दूं यहाँ पे
कि अल्फा कण को भी उत्सर्जित करता है, बीटा कण को भी करता है, गामा किरणों को भी करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है उपयुक्त में से सभी यानी कि अल्फा बीटा गामा सभी को उत्सर्जित करता है। चलिए देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। देखिए जो डॉल्फिन मछली होती है ना उसको किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये अस्तनी जीव है, अस्तनी जीव यानी कि इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न जो है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम इनमें से किस वर्ग में आ जाते हैं। तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो याद रखिए द्वितीय उपभोक्ता के रूप में आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपसे, एक मैथ का प्रश्न पूछा गया है कि 180 सीढ़ियाँ वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ी पर चढ़ने के पश्चात 2 मिनट का विश्राम करता है, तो मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसे कितना देर विश्राम किया। तो देखिए 30 गो सीढ़ी चलता है तो 2 मिनट विश्राम करता है, यानी कि 180 सीढ़ी चढ़ेगा तो 180 अब बट्टा का 30 कटा देंगे तो वो 6 बार विश्राम करेगा, और 6 बार विश्राम करेगा तो हर विश्राम पे 2 मिनट लेता है, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी क्या 12, यानी कि वो 12 मिनट का विश्राम करेगा। तो जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे मैथ के प्रश्नों को स्किप कर दिया हुआ है। अब आइए 81वां प्रश्न यहाँ से जीके का फिर शुरू होता है। देखिए पूछ रहा प्रश्न यहाँ पे कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे, तो आपको याद रखना है लाल रंगों का। तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा ए। चलिए देखिए तो 82 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्ण रूपतः किसके लिए समर्पित है। तो ऋग्वेद में 9वां मंडल जो है वो सोम देवता के लिए समर्पित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा, सोम देवता जो कि एक पेय पर नामित देवता थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो देखिए धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भू राजस्व जो दिया जाता था उसका दर क्या था, तो आपको याद रखना है 1/6 गुना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो पूछा गया प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो देखिए बराबर की गुफाएं जो है ना उसको विश्राम करने के लिए या रहने के लिए किन लोगों ने सबसे पहले उपयोग किया था, तो आपको याद रखना है आजीविकों ने रखा किया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बराबर की गुफाओं में जो यहाँ पे विश्राम बनाने के लिए जो आश्रयगृह बनाया गया था वो किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, और बिहार के गया नालंदा आदि जिलों में इसको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। देखिए सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ का नाम हमसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 85 नंबर का आंसर। देखिए आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। 85वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा 14 पूर्व। याद रखिएगा 14 पूर्व जो है ना यहाँ पे ये जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला प्रश्न की जो पूछा गया प्रश्न आपके सामने है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए नगरों का क्रमिक पतन जो था वो किस काल में देखने को मिला, तो याद रखिएगा गुप्त काल में। देखिए दोस्तों गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए 87 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि चीनी यात्री ईत्सिंग जो था, देखिए यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि ईत्सिंग जो था कहाँ का यात्री था, तो ये भी आपको याद रखना चीन का एक यात्री था। बिहार का भ्रमण ये कब किया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए चीनी यात्री ईत्सिंग जो था ना बिहार नालंदा विश्वविद्यालय में आया था घूमने के लिए, तो ये आया था 673 ईस्वी में। तो इसका आंसर आपको याद रखना है सी से हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया आपसे, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो भूमि से उत्पादित हो रहा था उस पर कर लगाने की बात किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे खम्स नाम का यहाँ पे दिख रहा है जो ये कर, ये आपको मैं बता दूं ये लूट किए गए, देखिए लूट के जो लूट किए गए धन पे लगता था। जो लूट के कोई व्यक्ति धन को लाता था तो उस पर एक कर लगता था जिसका नाम था खम्स। बाकी खराज और उग्र और मुक्त जो है ये तीनों के तीन, यानी कि ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, ये सभी के सभी उत्पाद पर लगने वाले कर थे। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बहमनी राज्यों से गोवा को छीनने वाला विजयनगर साम्राज्य का जो पहला शासक हुआ वो हरिहर द्वितीय हुआ। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको याद रखना है बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी, देखिए ध्यान से, सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था।
तो मैं आपको बता दूं कि ये फिरदौसी संप्रदाय से संबंध रखते थे। और यहाँ पे एक और बात आपको याद रखना है कि सैफुद्दीन मनेरी का दारागाह जो है, दारागाह वो बिहार शरीफ में बनाया गया है, तो याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, क्यों रहा? तो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था, 91वें प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए ध्यान से, विद्या का केंद्र था और धार्मिक केंद्रों के रूप में जाना जाता था। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन देख रहे हैं 2 और 4, तो ऑप्शन डी में सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्रों के रूप में इसका यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए देखिए 92 नंबर का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसने जहांगीर को, देखिए ध्यान से, खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो देखिए अंग्रेजों के तरफ से आने वाला जो प्रथम यहाँ पे यात्री जो हुआ वो था यहाँ पे टॉमस रो। देखिए ध्यान से, टॉमस रो सबसे पहले यहाँ पे जहांगीर के दरबार में आया था और उसने ही यहाँ पे जहांगीर को खान की उपाधि से संबोधित किया। उसके बाद से इनके दरबार में जो आया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और ये आया और इसने यहाँ पे मुगलों से यहाँ पे एक फरमान लेकर, सुनहरा फरमान लेकर चला गया। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पे है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोप के लोग जो भारत में आते थे और भारत के किस राज्य से उन्हें सोरा और अफीम आसानी से प्राप्त हो जाता था? तो वह क्षेत्र था यहाँ पे गुजरात। गुजरात के क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए मयूर सिंहासन हुआ करता था मुगल वंश में, और उसमें मुगलों का सबसे अंतिम राजा कौन हुआ जो उस पर बैठा, ये पूछा गया है। तो याद रखना है यहाँ पे मोहम्मद शाह जो था अंतिम राजा हुआ, इसके ही समय में एक व्यक्ति आता है 1739 में, याद रखना है आपको, उस व्यक्ति का नाम था नादिर शाह। याद रखिएगा, नादिर शाह था। और ये आता है और भारत यहाँ पे मुगलों पे आक्रमण करता है और यहाँ से हीरा और साथ ही साथ मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसलिए नादिर शाह को ईरान का सिकंदर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए सूचियों का सहायता से बनाना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे प्रश्नों को पहले आप उसको मिलान कीजिएगा जो आपको पता हो। तो जैसे आप सभी को पता है कि हर्ष चरित्र का रचना जो किए थे वाण भट्ट जी किए थे, तो ब के लिए ऑप्शन हमको ढूंढना है, तो क्या खोजना है आपको? 1 खोजना है। तो ब वाले में देख रहे हैं तो 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, यानी कि बी और डी में है। 2 ऑप्शन तो कट गया यहाँ पे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे नील दर्पण, देखिए जैसे नील दर्पण जो था वो दीनबंधु के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे य का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? तो 6 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि डी वाले ऑप्शन में ब में 1 और यहाँ पे य में 6 दिया और किसी में दिया ही नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या कर देंगे? डी को सही कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। ये देखिए प्रश्न पूछा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। देखिए 1856 में जो कानून पारित हुए थे किसके किसके लिए पारित हुए थे ये बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए हुआ था और साथ ही साथ धार्मिक असुविधा कानून के लिए हुआ था। तो 1 और 3 जिस ऑप्शन में दिया होगा उसको टिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना किया गया, वह कब? तो मैं बता दूं आपको पहले कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो ये डेट आपको याद रखना है, 1773 में पारित हुआ था। और साथ ही साथ बिहार के लिए पूछा गया है प्रांतीय सभा, तो 1774 में, ठीक 1 साल बाद बिहार में प्रांतीय सभा का स्थापना किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न पूछा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी, देखिए आंसर, लोकहितवादी कहा जाता था? तो याद रखना है महाराष्ट्र के एक शासक हुए, समाज सुधारक हुए, जिनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। इन्हें ही लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए 99 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में त्रिवेली में भयंकर दंगे हुए थे, ये बताना है। तो त्रिवेली में यहाँ पे 1899 में दंगा हुआ था, वो नादा शास्त्र के यहाँ पे मांग के लिए हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो 100 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। और फिर देखिए यहाँ पे कथन कारण जैसा यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधारकों आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया? तो मैं आपको बता दूं कि 100वें प्रश्न का जो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो आपका
बुद्धिजीव, यानी कि केवल यहाँ पे बुद्धिजीवों को इन्होंने प्रभावित किया, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका केवल एक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से देखिए सारे के सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भूगोल से पूछे गए हैं। तो देखिए हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। देखिए आकाशगंगा की अगर परिक्रमा करे सूर्य तो टोटल कितने समय लग जाता है, तो 10 करोड़ वर्ष। याद रखिए 10 करोड़ वर्ष में एक बार आकाशगंगा की चक्कर जो करता है सूर्य कर पाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अग्निय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा अग्निय चट्टान से एक प्रश्न पूछने को मिलता ही है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि अग्निय चट्टान जो होता है ना वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूप में होता है, ये याद रखना है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में। चलिए देखिए 103 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक पतन नगर नहीं है। देखिए बताना है कहाँ पे बंदरगाह नहीं है, तो आपको याद रखना है कैनबरा में नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। बाकी के तीनों जगहों पे यहाँ पे पतन बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। किसी भी जगह पर अगर आपको प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है तो कितने प्रतिशत यहाँ पे वन होना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा संपूर्ण भूमि का 33% वन होना एकदम अनिवार्य है। चलिए देखिए 105 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है। पत्थर के कोयला के पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है चीन 1 नंबर पे है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताना है। बताना है कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जो कटोरे के नाम से जाना जाता है, चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि चावल का उत्पादन के लिए यहाँ पे चिकनी उपजाऊ भूमि मिट्टी का जरूरत पड़ता है, जो कि यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है ये चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। चलिए देखिए 107 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। बताना है कि भूमि बंधित नदी का नाम बताना है। तो 107 नंबर का प्रश्न का आंसर आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पर लूनी जो है, देखिए मैं आपको बता दूं एक ऐसी नदी है कि जो जाके गुजरात के कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, इसीलिए इसे भूमि बंधित नदी के नाम से जानते हैं। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट नदी है लूनी, देखिएगा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है। देखिए ध्यान से, अगर कहीं पे मानसून जो है वो निर्वर्तन होने लगे तो क्या इंगित होता है इसे, तो याद रखिएगा आकाश साफ हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल यहाँ पे एक सही हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा, बाकी के जो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है इससे कोई इसका वास्ता नहीं है। देखिए यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी वाहक नदी का नाम बताना है कि सबसे बड़ी वाहक नदी कौन सी है। तो याद रखिए गंगा जो है भारत की सबसे वाहक नदी हो जाएगी, और गंगा नदी की यहाँ पे लंबाई जो पूछा था तो 2525 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि 110 क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोह क्रम बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों मैं बता दूं 110 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया है इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 4 1 2 दोस्तों जी देखिए 111 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। सबसे बड़ा हिमनद का नाम पूछा हुआ है दोस्तों। तो 111वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसका आंसर यहाँ पे रुंडुन याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे है कि मार्मा गोवा पत्तन स्थित है कहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, मार्मा गवा में उसका नाम आ रहा है गोवा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा गोवा। ये भी आपको कनेक्शन जोड़ के याद रखना है, मर्मा गावो पतन स्थित है तो मर्मा गावो में गोवा छुपा हुआ है इसलिए गोवा याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। तो भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है वो किस प्रकार का है, तो अपतट में है। देखिए अपतट वाला है महत्वपूर्ण, इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 114 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसके बारे में इसमें से कौन सही है। तो 114वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एक संप्राय भूमि है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा, एक संप्राय भूमि है भारत यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया 115 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी कहाँ पे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार में पूछा गया है। तो 15वें प्रश्न का मैं आंसर यहाँ पे बता दूं आपको कि मोतिहारी में, बिहार में सबसे पहले मोतिहारी में चीनी का मिल स्थापित किया गया था। चलिए देखिए बिहार से भी प्रश्न पूछे गए हैं इस सेट में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट सेट हो जाता है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया यहाँ पे। प्रश्न है कि देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान रहा है। तो 116वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पहला स्थान रहा है। देखिए देश में जो है ना पूरे भारत में
तांबा उत्पादन, कच्चा तांबा उत्पादन करने में बिहार का जो स्थान था वो पहला है। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। 170 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 174 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 118वां प्रश्न आपसे पूछा गया।